नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, जो पिछले लेक्चर में GS2 का हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ा जाए, वो मैंने बता दिया था। आज कुछ सवालों को मैं आपको सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा, उसके मॉडल आंसर को दिखाऊंगा। और अभी तो GS2 में हम लोग इकोनॉमिक्स पर फोकस है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी के सवालों को मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा धीरे धीरे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलता है। देखिए, BPSC GS2 के इसमें लेक्चर अपलोड हैं। यहाँ पर गाइडेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, नोट्स कौन से बनाए, किताब कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ना होता है, सिलेबस क्या है, किस तरह से मेंस का आंसर लिखा जाता है, PT के लिए स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ। कितने वीडियो हैं यार, 54 वीडियो हो। देखो ना, बैठकर हफ्ते भर लग जाएंगे आपको। इंटरनेशनल अफेयर्स के भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। कल भी मैंने एक अपलोड किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत कम लोगों ने देखा है उसको। ईरान और सऊदी संबंध। यकीन मानो, इस तरह के सवाल अगर नहीं टकराए ना 68-69 में, तो आके मुझे बता देना कि नहीं आए हैं सवाल। और कहानी के जैसे मैंने बताया, फिर PDF भी मैंने डाल दिया। जिसको लिखना होगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेंगे। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं नहीं जाता है। तो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना गाइडेंस देखकर अगर आप खुश होना चाहते हैं तो वो भी वीडियो अवेलेबल है। BPSC निबंध के लिए भी है, GS1 हिस्ट्री के लिए भी है, और बहुत सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आज हम लोग जिस पर बात करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा वीडियो का अंत तक। वीडियो जब समाप्त होगा तो आप कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम लोग कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। सवालों को डिस्कस करने के अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि GS2 में जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, बुक वगैरह मैं बता चुका हूँ गुरु, कितनी बार बताऊँ एक ही चीज़। उसके कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हॉट टॉपिक होते हैं, जहाँ से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। मैक्सिमम चांस रहता है वहाँ से, 80% चांस रहता है कि वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कल एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि 68वीं BPSC PT पास किया है उन्होंने, तो उन्होंने मेंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी, और 20 से 22 दिन 25 दिन मैक्सिमम बचे हुए हैं। उन्होंने फ़ोन किया कि कुछ क्वेश्चंस गेस कर दीजिए, कि कुछ क्वेश्चन या टॉपिक गेस कर दीजिए जिससे सवाल आएंगे। ऐसा संभव नहीं है अब। 67वीं BPSC तक ये चीज़ संभव था, GS में सवालों को गेस करना, और मैंने किया भी था। उसमें से मैक्सिमम सवाल पूछे भी गए थे। लेकिन अगर आप मुझे अब बोलोगे कि क्वेश्चन को गेस कर दीजिए, तो इस तरह का चीज़ अगर मैं करता हूँ तो मैं आपसे झूठ बोलूँगा, मैं आपको धोखा दूँगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि शॉर्ट आंसर जब से आया है, ऑप्शनल का पेपर देख सकते हैं पिछले बार का, जिसमें शॉर्ट आंसर था, उसी प्रकार से GS का इस बार होगा। शॉर्ट आंसर में आपको पूरा सिलेबस से आएगा प्रश्न। तो जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत की है, उन्हीं का रिजल्ट होने की संभावना होगी। पूरा सिलेबस जिन्होंने पढ़ा है, अच्छे से कमांड किया है, लिखना सही तरीके से जानते हैं, निबंध पर सही से कमांड है, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा आगे की तरफ। इस चीज़ को बांध कर रखिएगा। अगर आपने पहले मेंस की तैयारी नहीं की है तो गेस किया हुआ मत पढ़ के जाइए। जितना दिन समय बचा है उसमें कोशिश कीजिए कि सिलेबस को कंप्लीट कम से कम एक बार तो ज़रूर कर लीजिए, और लिखने की कोशिश ज़रूर कर लीजिए। ओके, अब आते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है GS2 का, आपके सेक्शन का। पिछली बार मैंने कैसे कैसे तैयार करना है ये सब बता दिया था। देखिए, इकोनॉमिक्स का अगर आप सवालों को ढंग से देखेंगे, पिछले 5-6 साल के सवाल को घंटों बैठकर मैंने एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद वीडियो आता है। 30 मिनट के वीडियो के लिए काफ़ी देर पढ़ना पड़ता है, और फिर पेपर उलट के देखकर एक पैटर्न खोजना पड़ता है, किस कहाँ से सब्जेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो ज़रूरतमंद है उनको, जो नहीं देखना चाहते उनको मत कीजिएगा। इकोनॉमिक्स में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो भारत और बिहार, इंडिया और बिहार, इन दोनों के जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। किस किस सेक्टर से संबंधित, तो नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, बेरोजगारी, एग्रीकल्चर, गरीबी, उसके बाद से उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा कोई नई योजना चलाई रही है भारत सरकार, बिहार सरकार की, तो उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। गरीबी, बेरोजगारी तो मैंने बता ही दिया, और समानता संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। GDP और नेशनल इनकम से सवाल पूछे जा सकते हैं। GDP, नेशनल इनकम से सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक मैंने बता दिया? एग्रीकल्चर बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट बता दिया, पॉवर्टी बता दिया, गरीबी, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, जाके देखिएगा। उसके अलावा पॉवर्टी के अलावा योजना, असमानता, नेशनल इनकम, GDP, इन सब से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। हॉट टॉपिक मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स का यही रहता है।
भारत सरकार बिहार सरकार कोई योजना बहुत ज़्यादा चर्चा में है तो उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इन सवालों को सीधा सीधा नहीं पूछा जाता, उद्योग धंधे से भी सवाल पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के सेक्टर से। स्टैटिक सवाल नहीं पूछे जाते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का ऐसा नहीं होगा कि बोलेगा गरीबी पर जितनी भी योजनाएं, जितने भी आयोग बने हैं उनको लिखिए, इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ये बोलेगा गरीबी का निवारण का उपाय क्या है, क्या कारण है और बिहार में गरीबी क्यों है, ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। हमें कोई इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें उन टॉपिक पर कमांड कर लेना है जिन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा मुख्य रूप से कृषि से संबंधित होगा। एग्रीकल्चर में पढ़ा चुका हूँ, कुछ सवालों को मैं दिखाऊंगा, फिर उसको मैं डिस्कस कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। इकोनॉमिक्स के सवालों को लिखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं बता देता हूँ। उसको नोट करना हो तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसका PDF नहीं मिल पाता, बाकी तो मैं आपको PDF दे ही दूँगा। पहला चीज़, इकोनॉमिक्स के सवालों को जो लिखते हैं तो उसमें आंकड़े आपको चाहिए होते हैं, जो आप कहाँ से इकट्ठा करते हैं, जो आप बजट पढ़ते हैं और इकोनॉमिक सर्वे से आपको मिल जाता है, या कोई रिपोर्ट वगैरह RBI वगैरह की आती है, भारत सरकार की आती है, IMF वर्ल्ड बैंक की, तो वहाँ से आपको मिल जाता है। आंकड़े चाहिए ही होते हैं सवालों को लिखने के लिए। दूसरा, करंट अफेयर की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसको इंक्लूड करेंगे आप। जैसे गरीबी से संबंधित कोई पूछा गया है तो अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उसके अनुसार गरीबी का क्या भारत में स्तर है, किस राज्य में कितना ज़्यादा है। जैसे बिहार में BPL में 51% से नीचे ज़्यादा लोग, 51% के आसपास में लोग BPL के नीचे रहते हैं। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसको आप आंसर में इंक्लूड करेंगे। या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोतीपुर मुजफ्फरपुर के पास फूड प्रोसेसिंग के लिए पार्क लगाया जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो ब्रेवरेज होते हैं उसके फैक्ट्री भी बेगूसराय के आसपास लगाई जा रही है पेप्सी कंपनी के द्वारा। और भारत सरकार बहुत सारे जगहों पर जो औद्योगिक पार्क होते उसको बढ़ावा दे रही है, जिससे फूड संस्करण यानी कि खाद्य जो प्रसंस्करण होता है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अब खाद्य प्रसंस्करण अगर आपको नहीं पता होगा तो ये आप नहीं लिख सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है बंधुओं, जैसे आपके यहाँ, आपके घर, आपके आस पड़ोस में चावल बनता होगा, चावल उपजता होगा, उस चावल से जो बीकानेर क्या बोलते हैं, बीकाजी हो गया या हल्दीराम हो गया या और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ये क्या करती हैं, उसका नमकीन बनाती हैं। वो चावल कितने का 1 किलो मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छे क्वालिटी का चावल होगा तो 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो मिलता है। और नमकीन कितने का किलो बिकता है, 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, हज़ार रुपये किलो नमकीन बिकते हैं। जबकि उसका मटेरियल क्या है, चावल ही है जिससे नमकीन बनाया गया, या दाल ही है, या इसी तरह की चीज़ें हैं जिससे नमकीन बनाया गया, बेसन होते हैं। तो ये क्या है, खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। अगर आप चावल बेचोगे तो आपको कम फ़ायदा होगा, अगर आप नमकीन बना के बेचते हो तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। जैसे गेहूं की कीमत जो होती है, गेहूं की कीमत अगर महंगा हो जाता है तो 30 रुपये, 40 रुपये इस तरह तक पहुंच जाता है, बहुत महंगा हो गया तो। और आटा कितने का मिलता है, अगर आप अच्छी कंपनी का आशीर्वाद वर्ग आटा लेंगे तो उससे भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है वो। तो ये क्या मैं बता रहा हूँ, इसको क्या कहा जाता है, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग इसी को कहा जाता है। ये चीज़ समझ में आ रही है बातें, फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स को हम लोग सवाल और टॉपिक में समझते चले जाएंगे। ओके, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को अंत तक। फूड प्रोसेसिंग इसी को कहा जाता है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है जो चीज़ 30 रुपये किलो बिक रहा था चावल, उसको किसान ने क्या किया, प्रोसेसिंग करके थोड़ा सा पूंजी लगा के फैक्ट्री निर्माण करके नमकीन बनाना शुरू किया, तो वही चीज़ 300 रुपये किलो बिकेगा। इसी को क्या कहा जाता है, वैल्यू एडिशन कहा जाता है, फूड प्रोसेसिंग कहा जाता है। फूड के में इसी तरह से कपड़ा में भी होगा, इसी तरह से सारे उद्योग में वैल्यू एडिशन का काम होता है, प्रोसेसिंग का काम होता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ क्या होता है। तो इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सामान्य शब्दों में हम लोग समझे तो कृषि का जो उत्पादन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और बहुत सारे उत्पाद हमारे रखे रखे ख़राब होकर सड़ जाते हैं। और अच्छी अच्छी क्वालिटी के चावल, जैसे बिहार का कतरनी होता है, उन सब चावलों की
अगर ढंग से प्रोसेसिंग करके बेचा जाए तो वो बाकी चावलों से ज़्यादा महंगे बिकेंगे। और भारत और बिहार में एग्रीकल्चर में आज भी देश के 60% लोग निर्भर हैं, 60% ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर पर निर्भर हैं। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ गेहूँ, चावल, गन्ना ही उपजाते रहेंगे तब तो उसमें पैसा नहीं बनेगा। उसको हमें प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, मूल्यवर्धन करना पड़ेगा। मूल्यवर्धन मतलब वही जो 30 रुपये का सामान को थोड़ा सा आपने मॉडिफाई करके 300 रुपये किलो का सामान बेचा, इसी को तो वैल्यू एडिशन कहते हैं। एक ब्रांड बना लेता है कोई आदमी, फलाना चाय वाला, फलाना चाय वाली, 10 रुपये का चाय को वही 50 रुपये में फिर बेचना शुरू कर देते। इसको क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन कहते हैं, कारोबार का एक तरीका कहते हैं। तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भारत में बहुत ही ज़्यादा है। आपने सुना होगा कोरोना में हर सेक्टर जो है वो नीचे गिर गया था, लेकिन एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भारत में बढ़ गया था। कोरोना में भी 2020 में भी एग्रीकल्चर ही था जो हमारी इकॉनमी को बनाकर रखा हुआ था। ये बात समझ में आ गई। इसीलिए भारत में चूंकि उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है हर चीज़ का, अगर आप उत्पादन को देखेंगे दुनिया से कंपेयर करेंगे तो लगभग हर चीज़ के उत्पादन हम टॉप 10 कंट्रीज़ में आते हैं दुनिया में। लेकिन प्रोसेसिंग पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रोसेसिंग में भारत की कंपनियां बहुत ही नीचे आती है। समझ में आ गई बात? वही मक्का होता है जो 10 रुपये के गांव घर में तो 2 बाली मिल जाता है, उसका 2 भुट्टा का मिल जाता है। लेकिन अगर आप शहर में पॉपकॉर्न खाएंगे तो वही आपको 500 रुपये का पॉपकॉर्न बेचता है पीवीआर सिनेमा वाला। तो ये क्या है? ये प्रोसेसिंग ही तो है। ब्रांड किया उसने, वैल्यू एडिशन किया है उसने, एक ब्रांड का नाम दे दिया। लेकिन वो उत्पाद जहाँ से खरीद के लाया, क्या वो सोने का मक्का बना हुआ था कि नहीं? भाई वही मक्का था वो। समझ में आ रही है चीज़ें आपको? बहुत सारी कुछ। अब सवालों पर ले चलता हूँ, मैं आपको सवाल पढ़ा देता हूँ। अब इन सवालों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्या है ये सवाल कि भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन की मुख्य बाधाएं क्या है? परिवहन क्या क्या है? कीवर्ड्स हमेशा आपको घेरना चाहिए। परिवहन, विपणन की मुख्य बाधाएं क्या क्या है? अब बहुत सारे लोगों को विपणन का मतलब नहीं पता होगा। थोड़ा सा इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मार्केटिंग। अब तो समझ गए होंगे मार्केटिंग और परिवहन में मुख्य बाधाएं क्या है। किसके बारे में पूछा है? भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन की मुख्य बाधाएं क्या हैं। इससे जुड़े हुए सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये भी इसमें जोड़ देगा कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिखिए। अब लिखिए इस सवाल को। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ेंगे, और आसान सवाल होता है, ये स्कोरिंग होता है। बस इसको लिखने के लिए क्या सब चाहिए? ये देखो, ये फिर बुक कुछ लोग पूछेंगे, ये अरिहंत का PYQ है गुरु, अरिहंत का PYQ है। और दृष्टि की बुक लाया हूँ मैं इकोनॉमिक्स की। ओके, बस 2 ही बुक है। बुक पर आप लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। बुक खरीद के कुछ नहीं हासिल होगा, समझ रहे हो ना, जब तक आप उसको ढंग से समझेंगे नहीं। तो इसमें क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कृषि उत्पाद, जो उत्पादन आपने किया है, चाहे वो उत्पादन चावल का किया है, चाहे उत्पादन गेहूं का किया है, चाहे उत्पादन किसी भी चीज़ का किया, उसके परिवहन मतलब उसको ढोकर ले जाने, लॉजिस्टिक, और उसके मार्केटिंग की मुख्य बाधाएं क्या क्या हैं। अंग्रेजी मीडियम वालों को भी समझ में आ सकता है जो मैं भाषा में बोल रहा हूँ उसमें। तो परिवहन और विपणन की मुख्य बाधाएं क्या है, इसको लिखना है। कौन कौन सी उसकी चुनौतियां हैं उसको लिखना है। इस बुक के आंसर पर मत जाइएगा। इस बुक का आंसर में अगर 10 नंबर में से मैं बोलूँ तो इसको मैं 4 नंबर भी नहीं दूंगा। इस बुक के आंसर जैसे रहते हैं, समझ रहे हैं ना। और ना ही आयोग देगा 4 नंबर से ज़्यादा। 4 नंबर बोलो, 3 नंबर भी दे देगा तो बहुत है। इसलिए सबसे पहले जब आप इस तरह के आंसर को लिखते हैं तो सबसे पहले कुछ करंट के आंकड़ों को इकट्ठा कर लीजिए। सर्च कर लीजिए कि भारत में लॉजिस्टिक लागत कितना है। जैसे लॉजिस्टिक लागत का मतलब क्या होता है, अगर कोई मार्केट में सामान 100 रुपये में बिक रहा है, मान लीजिए 100 रुपये किलो का कोई सामान बिक रहा है मार्केट में, क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लो, एक पल को मान लिया कि पनीर है 100 रुपये किलो का मार्केट में बिक रहा है, तो उसके लॉजिस्टिक यानी कि उसको लाने में कितना खर्च हुआ है, लॉजिस्टिक उसको परिवहन में कितना खर्च लगा है। जैसे मान लो 10 रुपये लगा है, 20 रुपये लगा है, 30 रुपये लगा है, 100 में से 40 रुपये लगा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक एवरेज होता है भारत सरकार इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में, उद्योग धंधों में ये सब डेटा दिया जाता है कि लॉजिस्टिक में लागत कितनी आई है बिहार में, ओके, या भारत में। अब आते हैं कि इस सवाल का इंट्रो आप कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या इंट्रो लिखा है, सीखने के लिए सही है। और कॉपी पेस्ट करके प्लीज़ मत लिखिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। लिखने की जो समझने की शैली है वो ख़त्म हो जाएगी आपकी, कॉपी पेस्ट अगर आपने करना शुरू किया तो। थोड़े बहुत मदद ले लिए वो सही है। जैसे मान लीजिए आपने 1 पेज का लिखा है
तो उसमें 2, 3, 4 पॉइंट आपने बुक से ले लिया, बाकी खुद से सोचने की आदत डालिए, आस पड़ोस की चीज़ों को देखिए, बुक को पढ़िए, जिससे लेखन शैली आपकी डेवलप हो। नहीं तो कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं लिख के आज ही दे सकता हूँ आपको। ओके, भूमिका देखिए क्या लिखा है कि कृषि दक्षता को प्रभावी बनाने में परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह अर्थव्यवस्था कई आयामों को एक साथ सक्रियता प्रदान करता है। इस व्यक्तिगत जीवन स्तर की गुणवत्ता को उच्च बनाने के साथ कृषि उत्पाद के लिए बाजार की संरचना को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, जिससे अर्थव्यवस्था में नई स्फूर्ति पैदा होती है। अब इसका लिखा है कि बाधाएं कौन कौन सी हैं। बुनियादी ढांचे की कमी है, सड़कों की खराब स्थिति है। बुनियादी ढांचा का मतलब क्या सब होता है? बुनियादी ढांचे के कारण किसानों की आय कम है। पूरी कृषि आपूर्ति श्रृंखला इसके कारण प्रभावित होता है। कोल्ड स्टोरेज, पक्की सड़क की कमी, श्रमिकों का अभाव इत्यादि के कारण किसान समय से बाजार तक नहीं पहुंच पाता है। उचित भंडारण सुविधाओं कमी के कारण उत्पादों की अधिकता और कमी के कारण मूल्य में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो धड़ाम से प्राइस गिर जाता है, कम प्रोडक्शन हो गया तो प्राइस बढ़ जाता है, पता ही नहीं होता है कितना बिकेगा कितना नहीं। सड़क की खराब स्थिति है, इसलिए कारण कई सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो टाइम बाउंडेशन में होते हैं। जैसे टमाटर है बहुत जल्दी ख़राब होगा, सेब है वो बहुत जल्दी ख़राब होगा, अंगूर है बहुत जल्दी ख़राब होगा। उसको एक निश्चित समय में कश्मीर से दिल्ली पहुंचाना होता है, कश्मीर से बम्बई पहुंचाना होता है, तो वो लॉजिस्टिक सही होगा तभी तो पहुंचेगा, नहीं तो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा किसान का। परिवहन व्यवस्था का महंगा होना, परिवहन व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा महंगा है। उसके अलावा क्षेत्रीय व्यापारियों पर निर्भरता अधिक है। एपीएमसी की अप्रभाविता। एपीएमसी क्या होता है? एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी। तो ये जो होता है एपीएमसी, ये एक तरह से क्या हो गया? ये हो गया जैसे आपका बाजार समिति वगैरह होता है ना, जहाँ पर किसान ले जाकर सामान को बेचते हैं, मंडी हो गया सामान्य शब्द मंडी। इसकी कमी है, ये अप्रभावित है। बहुत सारे ऐसे जगह मंडियाँ नहीं है जहाँ पर बेचे जा सकें, सही पूर्वक उनको कॉस्ट सही मिले, ये सब चीज़ों की थोड़ी सी कमी है। सरकार के प्रयास उसके बाद से लिख सकते हैं आप, सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, और इसमें अपने पॉइंट भी जोड़िएगा, क्योंकि सवाल को इन्होंने अधूरा लिखा, विपणन को इन्होंने नहीं लिखा। वो काम कौन करेगा? आप करेंगे, आपको लिखना है। दूसरा सवाल से पहले मैं आपको बुक दिखाता हूँ, जिस बुक में सारा चैप्टर दिया होता है। बस दिक्कत इस चीज़ की होती है कि आप लोग बुक को खोल के पढ़ते नहीं हैं, या पढ़ते हैं तो ध्यान पता नहीं कहाँ पर रहता है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावना, ये दृष्टि की बुक है, दृष्टि क्विक इकोनॉमी की जो आती है, दृष्टि इकोनॉमिक्स की बुक आती है। आपके पास भी जो बुक होगा ना, उसमें कृषि नाम से चैप्टर होगा। कोई और भी बुक होगा तो उसमें कृषि नाम से चैप्टर होगा। 8वीं का एनसीईआरटी है, 8वीं के एनसीईआरटी में कृषि नाम से चैप्टर है, उद्योग नाम से चैप्टर है। तो जो भी इकोनॉमिक्स का बुक होगा उसमें कृषि नाम से चैप्टर जरूर होगा। उसमें कृषि की समस्याएं दी होंगी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में बताया होगा, उसकी समस्या और समाधान के बारे में लिखा हुआ होगा। आपको पढ़ना है, उसको पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, ऑफिसर आपको बनना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में संभावनाएं क्या है, संभावना के बारे में बात किया गया है। उसके बाद से चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात किया गया। देखो, चुनौती खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्या होती है? उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच अपर्याप्त संबंध है। उत्पाद विकास तथा नवाचार की कमी है। नवाचार की कमी का क्या मतलब होता है? कि उद्योग धंधे नहीं हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के अभाव है, नई तकनीक का अभाव है। ये सब क्या कहते हैं? नवाचार की स्थिति कहलाती है। ओके। उपयुक्त तकनीक का अभाव एवं अनुसंधान की कमी है। रिसर्च, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गुणवत्ता और सुरक्षा मान को पर्याप्त ध्यान न देना, विश्वसनीय जांच सुविधाओं का अभाव होना, ये सब बहुत सारे। अपर्याप्त शीत भंडारण का, गोदाम की सुविधा का नहीं होना, बेहतर परिवहन सुविधाओं का अभाव, स्किल्ड वर्कर, ये भी एक समस्या बनकर आती है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो आपको सोचना है। ओके, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। अब वो सवाल मैं पढ़ा देता हूँ, क्या था? देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के चुनौती एवं अवसर क्या है? चुनौती क्या है और अवसर का मतलब अपॉर्चुनिटी क्या है? कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चुनौती है, और अपॉर्चुनिटी कितनी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की, ये भी लिखना है आपको। कीवर्ड्स पकड़ना सीखिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है? फूड प्रोसेसिंग को अगर हम बढ़ा देंगे भारत में, तो कृषकों की आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। इन दोनों सवालों को ट्राई कीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छे सवाल हैं, आसान सवाल है, थोड़ा सा ढंग से सोचा जाए तो। अब इन्होंने भूमिका लिखा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संभावनाएं क्या है?
अब इन्होंने संभावना में बहुत सारा पॉइंट लिखा है। देश के कुल खाद्य बाजार का 32% है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की हिस्सेदारी, जो इस देश का प्रमुख उद्यम क्षेत्र निर्धारित करता है। उत्पादकता के आधार पर यह देश के उद्योग की सूची में 5वें स्थान पर है। इस क्षेत्र में निर्यात और समृद्धि के व्यापक संभावनाएं हैं। हम दुनिया को बेच सकते हैं चीज़ें बना बनाकर। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र शीघ्र खराब होने वाली कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, खाद्य उद्योग को टिकाऊ बनाने, कृषि के विविधीकरण, वाणिज्यीकरण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गेहूं चावल उपजा के 2023 में तो पेट नहीं भर सकता ना, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको अच्छे से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग चीज़ें बनाकर बेची जा सकती हैं। ओके, उसके बाद से बहुत सारा डेटा दिया है इन्होंने, जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। जो आपके पास बुक अगर होगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, और जो भी किताब से आप पढ़ेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। सवाल मुख्य रूप से समझाना था मुझे कि कैसे लिखा जाता है, हमेशा जो भी लिखना होता है। और सबसे पहले मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी गिनवाए थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी ध्यान में रखिएगा और लिखने को भी तरीका को ध्यान में रखिएगा। और करंट को और डेटा, फैक्ट्स और खुद की मौलिक सोच, मौलिक पॉइंट जितने ज़्यादा होंगे आपके उतने अधिक अंक मिलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को मिलाकर लिखने की कोशिश कीजिएगा। लिख सकते हैं आप आसानी से, आसान होता है लिखना, बहुत आसान होता है इकोनॉमिक्स का सवाल लिखना। ओके, लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। जैसा भी लगा हो, कुछ फीडबैक देना हो, कुछ फीडबैक हो तो उसको भी बताइएगा। किसी और सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो तो वही मैं कर दूंगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, गाइडेंस रिलेटेड हर चीज़ से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।